Hello friends, first of all I would like to wish you all a very happy new year and also a very happy new decade. On 6th of April I had shared with you a video जब सेंसेक्स करीब 27,500 और निफ्टी करीब 8,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उस समय हमने लगभग 2 से 3 साल में 80 to 100% ग्रोथ होने की उम्मीद जताई थी, किंतु मार्केट ने हमेशा सरप्राइज़ करते हुए ये पिछले एक जैसे वनडे के मैच को 2020 के स्टाइल में खेलते हुए ये करीब 80% का ग्रोथ लगभग 9 महीने में करीब अभी अचीव किया है। नाउ अभी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इन्वेस्टर्स के, क्या इस स्टेज में क्या करना चाहिए, क्या ये एक बुल मार्केट की हम लोग के अंत की तरफ है और क्या हम लोग को फुल्ली प्रॉफिट बुक करके करेक्शन का वेट करना चाहिए दोबारा री एंटर करने के लिए। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे लोगों से आते हैं जो पिछले लोअर लेवल पे मार्केट में इंटर नहीं कर पाए थे और जब मार्केट में रैली थी तो उस दौरान वो ग्रेजुअली एग्जिट भी कर चुके हैं। अब वो सब एक करेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी यदि देखा जाए तो शायद करेक्शन का इंतज़ार करने वालों की संख्या तेज़ी का इंतज़ार करने वालों की तुलना में ज़्यादा है, और ये हमेशा से होता आया है। क्या मंदी में भी दुखी और जब तेज़ी हो तो भी पूरा सुख न मिलने का दुख। तो इसका क्या कारण है? इसका मुख्य 2 कारण है। एक तो है इक्विटी में विश्वास की कमी और दूसरी राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का ना होना। तो इक्विटी में विश्वास की कमी, पहले हम लोग इसको देखें। क्या यदि हम लोग ग्लोबल डेटा को देखें तो ग्लोबली इक्विटी ने अक्रॉस टाइम और अक्रॉस कंट्रीज लगभग 8 से 10 साल के साइकिल में किसी भी दूसरे एसेट क्लास की तुलना में ज़्यादा रिटर्न दिया है। और हकीकत यह है कि जिस कंट्री में ये 8 से 10 साल के साइकिल में यदि इक्विटी में यदि रिस्क है तो वहाँ पर दूसरे एसेट क्लास में ज़्यादा रिस्क है, इंक्लूडिंग इन बैंक। और यदि हम लोग इक्विटी के अंदर इंडिया की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था, वी ऑल आर लकी कि हम लोग का राइट कंट्री में राइट समय हमारा जन्म हुआ है। और उसके अंदर में भी शायद हम लोग जो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, जो शायद अभी हम लोग उसके बिगिनिंग में हैं, शायद हम लोग उस समय हैं। ये जो पूरी साइकिल है, हो सकता है कि लगभग यहाँ से 10 साल की एक हम लोग को एक ओवरऑल ब्रॉड एक तेज़ी देखने को मिले। ये कंट्रीज़ में कभी कभी ऐसा मौका आता है, सुनने में कभी थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा, अनबिलीवेबल भी लगेगा, किंतु यदि हम लोग ग्लोबल डेटा को देखें तो पाएंगे जैसे 1960s पूरा वो 10 साल एक अमेरिका का टाइम था, 1970s वो इमर्जिंग मार्केट्स का टाइम था, 80s जापान का टाइम था, और फिर 90s अगेन अमेरिका का टाइम था। फिर 2000 का जो टाइम था, 2000 से 2008 से 10 का पीरियड वो इमर्जिंग मार्केट्स का था, उसमें भी खास करके चाइना लेड ग्रोथ था। 2010 से 20 अब लार्जली ये अमेरिका लेड ग्रोथ था। और अभी जो 20s है इसमें काफ़ी उम्मीद है कि ये इमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक से वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया और लार्जर इकोनॉमीज़ में इंडिया, तो ये पूरा पीरियड इमर्जिंग मार्केट्स और उसके अंदर में भी लार्जर इकोनॉमी में ग्रोथ रेट के जीडीपी के ग्रोथ रेट के हिसाब से शायद इंडिया का गोल्डन टाइम ये अगला 10 साल का रहना चाहिए। अब इसमें एक बात आती है, क्या और ये जो तेज़ी हम लोग जो उम्मीद करते हैं इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कारण है। मैंने ये नहीं कहा जस्ट चूँकि ऐसा हुआ तो होगा, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजंस बिहाइंड इट, जिसका कि हमने पिछले वीडियो में भी और कई बार जूम कॉन्फ्रेंसेस में हमने डिस्कस किया है, और जिसका कि डायरेक्टली इम्पैक्ट पर कैपिटा इनकम पर पड़ता है और सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर्स पे पड़ता है, और जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। और पिछले कुछ समय में यदि हम लोग मार्केट का बिहेवियर देखें जो इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो ये हमारा कन्विक्शन और भी बढ़ा है। जैसे जिस तरीके से रुपी ने बिहेव किया है, जिस तरीके से हमारे फॉरेक्स में इजाफा हो रहा है लगातार, और जिस तरीके से सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को ड्राइव करने के लिए जितना रूम अभी अवेलेबल देखा गया है, ये किसी भी पहले के क्राइसिस में ऐसा नहीं देखा गया है। डॉलर की तुलना में जैसे लग रहा है शायद डॉलर जो टिपिकली 7 से 8 साल की उसकी जो साइकिल होती है वो शायद अपने टॉप आउट हो चुका है या उसके आसपास में है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए
इकोनॉमी के लेकर और स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर, इंटरेस्ट रेट पर, और चूंकि रिटर्न हम लोग नॉर्मली ग्लोबली डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में एक बहुत अच्छी एक टाइम होता है उसका। इन तमाम बातों से हमारा कन्विक्शन और भी बड़ा है कि शायद दिस डिकेड विल बिलोंग टू इंडिया। किंतु ये इसका मतलब नहीं है 10 साल की, यदि हम लोग 8-10 साल की यदि हम लोग बात करें कि ओवरऑल पीरियड विल बी गुड फॉर इंडिया, इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन तेज़ी देखेंगे। यदि हम लोग पास्ट का डेटा देखें तो लगभग हम लोग देखेंगे कि 2 से 3 साल की लगभग तेज़ी रहती है, उसके बाद एक 3 साल की एक मंदी का एक पीरियड आता है। जैसे 94 से 97 एक मंदी का टाइम था, 97 से 2000 एक अगेन तेज़ी का टाइम था, 2000 से 2003 मंदी का टाइम था, अगेन 2003 एंड से लेकर 2007 तेज़ी का टाइम था। फिर उसके बाद 2-3 साल की मंदी, फिर उसके बाद 2-3 साल की तेज़ी, फिर 11 से 14 की मंदी, फिर 14 से 17 की तेज़ी, फिर 17 से लगभग 20 तक की एक मंदी। तो ये 3-3 साल की लगभग एक साइकिल चलती रहती है। और अभी हम लोग शायद उस बड़े 10 साल के साइकिल के अंदर के 3 साल की यदि हम लोग साइकिल देखें तो शायद हम लोग उसमें भी एक अच्छे टाइम के, ये 3 साल की तेज़ी के शायद हम लोग शुरुआती फेज में हैं हम लोग। तो कई जगह पर ऐसा आता है, चूँकि मार्केट अभी ऑलरेडी 80% यहाँ से ऊपर हो चुका है, तो कई बार लोग को डाउट होता है कि शायद वो टाइम नहीं है क्योंकि यदि ये पूरे 3-3 साल के साइकिल को भी हम लोग यदि बाइफरकेट करें तो हम लोग देखेंगे जो 3 साल की जो मंदी होती है उसमें लगभग रिटर्न नेगेटिव टू लो रिटर्न होता है, और उसको कंपनसेट अगले 3 साल में होता है। यदि हम लोग बताएं कि इक्विटी मार्केट में ओवरऑल रिटर्न यदि 15% का है, तो यदि 3 साल में रिटर्न नेगेटिव टू लो रहा है तो उसको कंपनसेट अगले 3 साल में मार्केट करता है बाय गिविंग अ रिटर्न ऑफ लगभग 18 से 27% टाइप का जो रिटर्न रहता है। तो लोगों को अभी ये डाउट कई बार होना स्वाभाविक है, कई जो सवाल आते हैं कैसे मार्केट ऑलरेडी भी 80% बढ़ गया, तो शायद अब ये जो और फर्दर 2-3 साल की तेज़ी ना रहे। किंतु यदि हम लोग क्लोजली देखें तो ये 80% 2000 या मार्च 23 के बाद से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, किंतु यदि पूरा साल के हिसाब से हम लोग देखें तो ये रिटर्न अभी सिर्फ 15% का रिटर्न रहा है। आज हम लोग जब जनवरी की शुरुआत में हैं तो पिछले जनवरी से लेकर के और ये रिटर्न करीब 15% का ही रहा है। तो 3 साल की मंदी के बाद चौथे साल में सिर्फ 15% का रिटर्न ये शायद कंपनसेट करने के लिए इनफ नहीं होगा। तो आने वाले 2 साल में जो हम लोग की उम्मीद है क्या शायद हम लोग एबव एवरेज रिटर्न देखने की उसकी पूरी की पूरी संभावना है। और यदि हम लोग इसका और डीपर जाने की कोशिश करें ऐसा क्यों हो सकता है, तो यदि इंडिकेटर्स भी हम लोग देखेंगे, ये बुल मार्केट जैसे लोगों को एक है शायद हम लोग बुल मार्केट के अंत में है, तो क्योंकि टिपिकल जो बुल मार्केट अंत होता है तो उस समय जो इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट कैप टू जीडीपी ये नॉर्मली 100 के ऊपर में होता है, अभी ये सिर्फ 78 है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी का जो रेशियो होता है वो करीब लगभग 7 के आसपास होता है, अभी वो 50% में है। और जो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है क्या वो तेज़ी में नए इन्वेस्टर्स काफ़ी तेज़ी से पैसा लगाते हैं, वो यदि अभी हम लोग देखें तो म्यूचुअल फंड में लगातार रिडेम्पशंस हो रहे हैं, तेज़ी में आईपीओ का फ्लड आया हुआ रहता है, अभी वो कोई फ्लड हम लोग देखने को नहीं मिल रहा है। ये तमाम बात से कभी भी ऐसा नहीं दिख रहा कहीं पर शायद हम लोग कोई तेज़ी के हम लोग टॉप आउट कहीं पर कोई सिग्नल्स है। सो वी हैव गुड इनफ रीजन्स टू बिलीव दैट क्या इक्विटी और ख़ास करके इंडिया के अंदर इक्विटी पर विश्वास करने के लेकर वी हैव गुड इनफ रीजन्स। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होती है, जिसके कारण से इन्वेस्टर्स आम इन्वेस्टर्स मंदी में भी नुकसान में रहता है और तेज़ी के टाइम पर भी उसको पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के लेकर खास करके जब तेज़ी का टाइम रहता है तो 5 स्ट्रेटजीज फॉलो की जाती है ग्लोबली। वन इज़ द ट्रेडिशनल बाय एंड होल्ड, सेकेंड इज़ एक्टिव बाय एंड होल्ड, ये खास करके ज़्यादा इफेक्टिव तब होती है जब मार्केट नया टेरिटरीज में ट्रेड कर रहा होता है, काफ़ी रोटेशंस होते रहती है अलग अलग सेक्टर्स वगैरह की, तो उस समय एक्टिव एलोकेशंस और सिलेक्शन डिसीजंस लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है। थर्ड स्ट्रेटेजी इज़ इंक्रीज बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी, ये थोड़ी एग्रेसिव होती है जहाँ पर हर तेज़ी में लोग नया पैसा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते जाएँ। और चौथी होती है वो फुल सेविंग स्ट्रेटेजी, फुल ट्रेडिंग स्विंग स्ट्रेटेजी, जहाँ पर अगेन स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को लगातार बढ़ाना। ये लास्ट की जो स्ट्रेटेजी है एक्टिव और ये जो स्विंग, ये नॉर्मली ट्रेडर्स के लेकर ज़्यादा इफेक्टिव है
और जो फिफ्थ स्ट्रेटजी जो फॉलो होती है दैट इज रिट्रेसमेंट एडिशंस, इसको कि बाय ऑन डिक्लाइन बोलते हैं हम लोग। ये पांचों स्ट्रेटजीज में आज के संदर्भ में हमारे लिए कौन सी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है उसको देखने की कोशिश करें हम लोग। तो पहला नया इन्वेस्टमेंट, आपको यदि यहाँ से और पैसा लगाना है तो यदि आपका टाइम होराइजन वास्तव में 3 साल या 8-10 साल का है तो आप एक साथ अभी भी पैसा लगा सकते हैं। और थोड़ा कंजर्वेटिव यदि अप्रोच आपको करना हो तो रिट्रेसमेंट जो कि बाय ऑन डिक्लाइन में आप धीरे धीरे पैसा लगा सकते हैं। आप नॉर्मली जब मार्केट बुल मार्केट में होता है तो करेक्शन कभी भी 20% या उससे ज़्यादा का नहीं आता है। तो कोई यदि इन्वेस्टर वापस 8,000 का या 10,000 का इंतज़ार कर रहे हैं तो शायद वो समय हम लोग को देखने ना मिले। अभी जब भी मार्केट ऊपर से 7.5% लगभग यदि गिरे तो आप वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्दर हर 2.5% के फॉल में आप ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तब तक आप अपना पैसा लिक्विड फंड में कहीं पर पार्क करके रखें और जैसे जैसे मार्केट, ये डिफाइंड आपका पहले से होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जब मार्केट डाउन होगा तो आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि शायद आपको फिर अगेन 8,000 और 10,000 के इंडेक्स की याद आएगी। तो ये पहले वेल डिफाइंड होने चाहिए। करेक्शंस कभी भी ये 18-20% का यदि ये बुल मार्केट है तो मिलना मुश्किल होगा, तो आप ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जहाँ तक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसके लेकर यदि हम लोग बात करें तो उसमें यदि अगेन मैं कहूँ यदि आपका टाइम होराइजन लंबा है तो आप उसको अभी प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं। किंतु एक जो दूसरा तरीका जो कि आज के समय में ज़्यादातर इन्वेस्टर को ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है वो ये है, क्या आपका जितना अभी प्रॉफिट है, एग्जांपल के लेकर मान लीजिए आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था और अभी 15 या 20 लाख रुपए आप प्रॉफिट में हैं, तो वो 20 लाख में से आप अभी 50% या 100% डिपेंडिंग ऑन आपका रिक्वायरमेंट, आप एडवाइजर से 1 to 1 बात करके डिसाइड कर सकते हैं, उसको आप 50 to 100% या 50% अभी कर लें और 50% यदि मार्केट थोड़ा ऊपर गया तब आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो ये स्टाइल शायद काफ़ी अच्छा हो। इसका फ़ायदा क्या होता है इस स्टाइल से, क्योंकि शेयर बाज़ार में कमाई पेशेंस से आती है और ये स्टाइल से आप एक प्रकार से पेशेंस को बाय कर लेंगे। यदि मार्केट यहाँ से डाउन होता है तो आपके पास अगेन जो आपने 50% जो प्रॉफिट बुक की है उसको आप दोबारा डिप्लॉय कर पाएंगे। और यदि मार्केट यहाँ से तेज होता है तो आप चीज़ें सिर्फ 50% डिप्लॉय किए और आपका कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपको ऐसे ही फ़ायदा मिलेगा ही। तो ये एक बहुत इफेक्टिव स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट हो सकता है अभी प्रॉफिट बुक करने का इस लेवल पे। और इस टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका लगा हुआ है उसके साथ क्या करें। उसके लेकर अभी के लिए सबसे इफेक्टिव स्टाइल विल बी एक्टिव बाय एंड होल्ड। ट्रेडिशनल बाय एंड होल्ड की तुलना में अभी के टाइम पर एक्टिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी नए अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और ये लगातार करता रहेगा। क्योंकि पास्ट का डेटा नहीं है, पास्ट का रिकॉर्ड नहीं है, हम लोग को हमेशा लगेगा मार्केट बहुत तेज हो गया है। तो उस कारण से, और ये जब अनचार्टेड टेरिटरी में मार्केट जब ट्रेड कर रहा होता है, इकोनॉमी जब गई हुई रहती है, तो उस समय अलग अलग साइजेस के कंपनी, जैसे आप देखेंगे अभी रिसेंटली शुरू में सिर्फ लार्ज कैप चल रहे थे, अभी अचानक में मिड एंड स्मॉल कैप चलना शुरू है। तो अलग अलग साइज की कंपनी अलग अलग टाइम पे चलती रहेगी, अलग अलग सेक्टर्स में तेज़ी देखने को मिलेगी, अलग अलग इंडस्ट्रीज में मिलेगी, अलग अलग थीम में मिलेगी और अलग अलग फंड मैनेजमेंट के स्टाइल में मिलेगी। जैसे कभी क्वालिटी चलेगी तो कभी वैल्यूएशन चलेगा, कभी ग्रोथ चलेगा। तो ऐसे में कौन से सेक्टर्स में किस स्टाइल में एलोकेशंस होना चाहिए, ये आम इन्वेस्टर्स के लेकर बहुत मुश्किल होता है। तो ये टिपिकली बाय एंड होल्ड इस समय उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। तो इस समय आपको एक्टिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। नार्नोलिया में हमने इसी को ध्यान में रखते हुए एक 5T सॉल्यूशंस हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर हम लोग किसी क्लाइंट का, यदि मान लो कि PMS में 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है किसी का, तो हम लोग एक ही 50 लाख के अंदर में उसको 4 अलग अलग स्कीम्स में पैसा लगा सकते हैं। एक लार्ज कैप ओरिएंटेड है, एक मल्टी कैप है, एक मिड एंड स्मॉल कैप ओरिएंटेड है, और एक जो वैल्यू माइग्रेशन थीम पर बेस्ड है, न्यू इंडिया। जब यहाँ से मार्केट बढ़ेगा, यदि इंडियन इकोनॉमी बढ़ती है, तो कौन से सेक्टर्स को, कौन सी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उसके अंदर में कौन सी कंपनीज़ को फ़ायदा मिलेगा, एक वो वैल्यू माइग्रेशन थीम पे है। तो ये 4 इक्विटी की है। और 5th स्कीम है वो डेट फंड्स की है, कि आपको शॉर्ट टर्म में यदि पार्क करना हो पैसा तो वहाँ पर आप पार्क कर सकें। तो एक ये इक्विटी इन्वेस्टर्स के लेकर है। सेम हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लेकर भी हमने एक नई 5T सॉल्यूशंस हमारा है, जहाँ पर हम लोग 4 स्कीम्स में पैसा लगाते हैं। और 5th डेट स्कीम्स है वो क्लाइंट से हम लोग 1 to 1 बात करके उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको रिबैलेंस करते हैं।
तो ये स्ट्रेटेजी आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस भी आप फंड मैनेजर के साथ में कर रहे हैं, तो आपको वो एक्टिवली आपको एलोकेशंस डिसीजंस लेना शायद इस समय काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। मुझे उम्मीद है क्या ये यदि हम लोग इक्विटी पर विश्वास करना है, खासकर इंडिया की इक्विटी में, और यदि हमारे पास राइट इन्वेस्टमेंट प्लान हो, तो शायद हम लोग यहाँ से सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आने वाले टाइम पे कमा सकते हैं। और ये जो स्ट्रेटेजी होती है, इसका पर्पस ये नहीं होता है क्या ये देखना कि मार्केट हम लोग को क्या दे सकता है, रादर ये है कि हमारी अपनी नीड्स, हमारी अपनी रिस्क एपिटाइट, उसके हिसाब से हम लोग इस मार्केट में सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, ताकि हम लोग ओवरऑल हम लोग एक सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो विद दिस आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड अ ग्रेट डिकेड अहेड। थैंक यू वेरी मच।